नहीं, ये टाइगर तक का सफर तो मेरा पैदाइशी है। टाइगर नाम मिला हमको उछल कूद के कारण। आप अभी भी देखते हैं कि नहीं, 4 गो गाड़ी खड़ा करके उछल कूद कर देते हैं, छत के ऊपर से कूद जाते हैं। तो ये मेरा कहने का सीधा तात्पर्य है कि जयराम महतो यहाँ से जीतेगा कि नहीं। ठीक है, घुमा के मत पूछा जाए। तो देखिए, ये तो आप तय कीजिएगा, जनता तय करेगी। और मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ है। हम लोग क्या कहिएगा रणधीर सिंह से जो 2024 में स्वीकार ना हो। बताओ, यमुना बिहार की किन कमियों को आप सुधारते हुए आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, उसके लिए उनके योग्य जो साथी हैं उनसे बैठना होगा। हमको लगातार पूरा झारखंड जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ से, और उनके सांसद को ये नहीं मालूम कि पारसनाथ पहाड़ है किनका। तो फिर वैसे लोगों को यहाँ से नेतृत्व करने का अवसर देना कहीं ना कहीं जनता की बारी है। हमेशा महिलाओं की बात करती है, जो आंदोलन 2 साल से हुआ, हमें महिलाओं का यहाँ भूमिका, तो आपका जो टिकट का कितना भूमिका होगी, महिलाओं को क्या जगह मिलेगा? निश्चय जगह मिलेगा है। वे लोग मुर्दा हैं, अगर वो जिंदा होते तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रोवाइड हुआ था, टेलीफोनिक बात हुई, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये मुख्य सचिव का नंबर नहीं है। तो संभव भाई, अब हम दूसरा प्रयास करेंगे। वो नंबर हमारे पास है, सुबह ही हम टेलीफोनिक डायल किए थे, लेकिन उधर से रिस्पांस आया कि नहीं, ये उनका नंबर नहीं है। तो फिर हम लोग लिखित प्रक्रिया के माध्यम से उन तक पहुँचेंगे। ऐसा बात नहीं, हम लोग हर जगह संपर्क साध ही रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का कल जन्मदिन था। जन्मदिन का ढेर सारी बधाई एक दिन बाद में ही दे देते हैं। कल आपका देखें, पूरा राज्य भर में आपका जन्मदिन मनाया गया। जहां आप मौजूद नहीं थे वहां पे आपका फोटो प्रिंट आउट निकाल करके बड़ा बड़ा खड़ा करके लगाया गया, केक काटा गया। जनता का आपके प्रति इतना प्रेम है, श्रद्धा है, लेकिन आप कल दिखे नहीं कहीं पे केक पे काटते हुए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हमारे समर्थक हमारे जन्मदिन को मना ही रहे, तो हमें तो उन समर्थकों की खुशियों के लिए काम करना चाहिए। और मेरा जन्म उस तिथि को नहीं, मेरा जन्म उस हर दिन होता है जब किसी आंदोलन में एक पीड़ित को न्याय मिलता है। उस दिन उसके भीतर से जो आवाज़ आती है, एक पुनर्जन्म होता है। तो मेरा जन्म हर एक दिन होता है। आज के डेट में कहिएगा, क्योंकि मैं एक विचारधारा हूँ, तो जब हमें किसी आंदोलन में न्याय मिलता है, पीड़ित को इंसाफ मिलता है, तो सोच लीजिए हम लोग का पुनर्जन्म होता है और कंटिन्यू। इसीलिए हम लोग का एक दिन कोई जन्मदिन विशेष जैसा नहीं है, वो एक केवल मैंने एक तिथि है, और वो तिथि के अलावा फिलहाल हम लोग के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग को जन्मदिन का से महत्वपूर्ण है जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके लिए कितना लड़ पाते हैं, कितना अपना समय दे पाते हैं, और कितना रिजल्ट ले पाते हैं, वो बड़ी बात है। अच्छा, टाइगर कितने दिनों तक रेस्ट में हो, कब से मतलब फिर पुराने फॉर्म में दिखेंगे? देखिए, 15 जनवरी के बाद तो संभावना है, हम लोग का शेड्यूल है और दिखेंगे हम लोग। लगातार पिछले साल इस टाइम जो आया था, दिसंबर जनवरी का जो समय आया था, उस समय पारसनाथ का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ था। क्या पारसनाथ का मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया इस बार भी? देखिए, हाँ, यथावत स्थिति है। वहाँ जो ट्रैफिक मैंने यात्रीगण का आना जाना रहेगा, वहाँ जो बाकी और लोग हैं अपनी आस्थाओं का मैंने उनके जो देवता होता वहाँ सब स्थापित हैं, उनकी मान्यता भी, उनका भी सम्मान रखा जाएगा। तो जस का तस है, इसीलिए फिलहाल तो ठंडे बस्ते में है, और वही डिसीजन हुआ है कि सभी की अपनी अपनी आस्था है, सबका सम्मान रखे। अच्छा, टाइगर जयराम महतो से सभी नेता विधायक लोग अभी काँप रहे, कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो मेरा वोट काट देंगे, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, डर होना स्वाभाविक है। मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, वो नेता विधायक अगर उनके मुद्दों के साथ होते हैं तो डर नहीं होता। मुद्दा भी हमारे पास, साफ शब्दों में हमारे पास मुद्दा है, वे लोग मुर्दा हैं। अगर वो जिंदा होते तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज देखिए, अभी मान के चलिए राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं, या फिर प्रवासी 45 मजदूर हैं, 45 जिंदगी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। आवाज़ कौन उठा रहा है? जयराम महतो उठा रहा है, जब भी किसी से उठा रही है, हमारे साथ ही उठा रहे हैं। आज चले जाने किसी भी गांव में, खासकर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोल्हान, जहां कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, कोल्स हैं, और वहां जाके पूछे कि झारखंड की सरकार किन की है, तो कहेंगे कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है। लेकिन पूछे विपक्ष में कौन है, वो विपक्ष का नाम नहीं जानते हैं। जयराम महतो को जानते हैं कि विपक्ष में बैठा है, यही आवाज़ उठाता है, वही लड़का लड़ने के लिए आता है, उसका संगठन लड़ने आता है, वही लोग मुआवजा दिलाता है, वही लोग इंसाफ दिलाता है। कल ही हम लोग हजारीबाग गए थे डीसी यहाँ, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग फिर एक श्रम नियोजन का जो कार्यालय है कि वहाँ पर हम लोग पहुँचे। एक रामगढ़ के मैटर था नियोजन का। तो ऐसा नहीं, हम लोग विपक्ष के रोल में आज हम लोग हैं राज्य में, इस बात को स्वीकारना होगा। आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारी अवहेलना कर सकते हैं, हमें दुत्कार सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई ग्राउंड में आ रही है उससे को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम घर घर जाके प्रॉब्लम का ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रहे हैं, पंचायत में घुस के लाखों का टेंट बना करके हम वीडियो सीओ, विधायक, विधायक, जिला परिषद को बैठा के उनका निवारण कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं उस पर बात करूंगा तो हमारा गांव में, इन गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, इनके पास वो पर्चियाँ हैं, पाबत्ती हैं, रसीद हैं, आप जाके देख लीजिए। हाँ, उसमें एक ही वो मामला देखते हैं, सॉर्ट आउट ज़्यादा होता है वृद्धा पेंशन। ये वृद्धा पेंशन काम करता है सरकार आपके द्वार में। उसके अलावा आपका ज़मीन का मोटेशन, कोई अन्य जो समस्याएं हैं, आवास के लिए कोई आवेदन दिया है,
बहुत मैंने दर्जनों, चूँकि विभाग तो 30-32 को होता है ब्लॉक में, हमारे बीच पीछे मुखिया जी गण बैठे हैं, ये लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ पेंशन के अलावा जो भी समस्या है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सरकार आपके द्वार में जो आप 2 लाख 2.5 लाख रुपये खर्चा कर रहे हैं, उससे बेहतर अच्छा है कि 5 पंचायत को मिलके 10 लाख रुपया खर्चा करें, 15 लाख रुपया खर्चा करें और एक छोटी कुटीर उद्योग का निर्माण करें, जहाँ माने मुर्गी पालन हो या फिर जहाँ मोमबत्ती का निर्माण हो, जहाँ अगरबत्ती का निर्माण हो, जहाँ धूप बत्ती का निर्माण हो, जहाँ पापड़ का निर्माण हो, जहाँ अचार बने। तो इस प्रकार से उन पैसों को छोटे छोटी इकाइयों में इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से। वैसे भी आज के डेट में चूँकि फसल की अगर बात करें तो माने बहियार में फसल होता है, कनारी में होता है, बाद में फसल भी नहीं होने लगा है। तो बाद हमारे पास प्रति मैंने है, और एक जगह अगर बाद तो मोटा मोटी वहाँ नहीं करने से भी 10 एकड़ जमीन आता है। तो उस 10 एकड़ में लगभग नहीं करने से भी अगर एवरेज अगर माना जाए तो 100 किसानों की ज़मीन आ जाएगी। तो उन 100 किसानों से ज़मीन को 20 साल के लिए 30 साल के लीज लिया जाए, तो ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करें। उन लोगों को ज़मीनें मांगे 20 साल के लिए और ये बाकायदा एग्रीमेंट हो कि ज़मीन में प्राथमिकता उनको मिलेगी जो लोग ज़मीन देंगे। उसके बाद अगर किसी को प्राथमिकता मिलेगी तो सराउंडिंग का जो एरिया है उसको मिलेगी। देखिए विजन होगा ना तो इस देश में, इस राज्य में बहुत सारा रास्ता है। लेकिन यदि आपके पास विजन ही नहीं रहेगा, आपके पास सोच ही नहीं रहेगा कि हमको कुछ बेहतर करना है, तो फिर वही आपको इंतजार करना होगा कि बेरमो के खदान से साड़ू जी के माध्यम से 100 करोड़ लेना है। साड़ू यानी मुख्यमंत्री के साड़ू, बेरमो के विधायक, हाँ इस बात को भी आप लोग भी जान लें। तो वहाँ 100 करोड़ मेरा मैंने टारगेट में है। बाघमारा खदान में 50 करोड़ टारगेट है। झड़िया के खदान में मेरा 20 करोड़ का टारगेट है। उसका उदाहरण है, देख लीजिए जीटी रोड में लगभग 100 कोयला का गाड़ी पकड़ाया हुआ है। अब बताइए जीटी रोड ये तोपचांची लगभग 7वां या 8वां थाना है, जहाँ से कोयला उठता है तो ये 7वां 8वां थाना है। यहाँ अगर पकड़ाया है तो बाकी 7 थाना में क्या लोग मैंने जो पदाधिकारी थे वो झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे? सवाल तो बनता है। तो लूट की छूट है भैया। ये कहते हैं ना कि मैंने इस गंगा में हाथ धो लीजिए या पाप धो लीजिए, मन तो उसी प्रकार यहाँ लूट की छूट है। एकदम जो सक्षम लोग हैं, जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, एकदम अपना हाथ मैंने निकाल सकते हैं। इस व्यवस्था में हम हैं। आज एक बात अनुमान बताइए, अनुमान ये तो 100 एक थाना में पकड़ाया है इसीलिए नज़र में आया है, प्रेस में आया है। ये गोपनीय आंकड़े कहते हैं कि एक दिन में सिर्फ धनबाद जिला में लगभग 800 से 1000 गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं इलीगल रूप से। तो सोच के देखिए एक गाड़ी का दर कितना होगा कोयले का, उसको आप 1000 से कैलकुलेट कीजिए। उसको फिर आप जाके कम से कम कंटिन्यू आज 6 महीने से 7 महीने से चल रहा है इधर काम कोयला का, वहाँ से कैलकुलेट कीजिए कितना पैसा मतलब लूट के लिए ले जा रहे हैं। अरबों से ज़्यादा हमको लगता है कहीं पद और शंख में नहीं चला जाए। जहाँ तक हम लोग मैंने भूल चुके, बचपन में ही हम लोग पढ़ते थे, हम लोग तभी तो खरबे तक जानते हैं। उसके बाद फिर पद मैंने शंख, महाशंख, क्या क्या होता है, अश्वनी, तो वहाँ तक का पैसा लूट के लोग ले जा रहे हैं। और आप बोलते हैं कि मैं, तो जब सरकार बेहतर हो जाएगी, जब उनकी नीति और नियत साफ हो जाएगी, तो 45 मजदूर नहीं, हम तो चाहेंगे कि 45,000 मजदूर वतन वापसी आसानी से कर लेंगे। हमारे पास इतना स्कोप है। अच्छा, जयराम महतो के पास में क्या ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार है जो आप कह रहे हैं कि लूट की छूट है, उस लूट की छूट को रोकेंगे, या फिर जयराम महतो जब बन जाएंगे तो उसी काली कमाई में भी अपना भी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मैंने बुलाया जाएगा, उनके साथ हमेशा जो सत्ता में सरकार में बैठे लोग हैं वो चर्चा करेंगे, उनको लगातार उनकी जो उस समय जो संविधान की कस्में लिए थे उनको स्मरण करवाया जाएगा और उनसे गुडविल बनाया जाएगा कि देखिए आप जो इस ओहदे के साथ जो पैसा कमा रहे हैं वो पर्याप्त है आपको अपना घर चलाने के लिए। आपकी अगर एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो उस मजदूर का भी एक पत्नी 2 बच्चे हैं, और आपके जैसे अधिकारी एक हैं लेकिन उनके जैसे मजदूर 1000 हैं। तो वह 1000 जिंदगियों को बर्बाद करने, आप अपनी एक खुशी के लिए, एक छोटी सी खुशी को अवैध रूप से पैसा कमाने के चक्कर में आप 1000 खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कन्वेंस करेंगे, क्योंकि पहला काम है कन्वेंस करना, तो हम लोग इस प्रकार का एक बेहतर ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे विधायक गण होंगे या फिर जो साफ शब्दों में सरकार का जो अंग होगा उसके माध्यम से एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि आज लूट की छूट में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और विधायिका का रोल है। ये इन दोनों के बीच एक समन्वय बेहतर स्थापित किया जाएगा। और जो निष्ठावान, ऐसा बात नहीं, उस भीड़ में उन कुछ लोग हैं जो ईमानदार हैं, उनको हम लोग चाहेंगे कि बेहतर तरीके से प्रोत्साहित करेंगे, उनको नेतृत्व में आगे लाने का अवसर करेंगे। तो मुझे लगता है जब समन्वय स्थापित होगा, जब पॉजिटिव चर्चाएं होंगी, तो कुछ ना कुछ स्थितियां बदलेंगी, और नहीं तो उसके बाद कठोर कानूनें बनाए जाएंगे। और मैं तो देश से मांग करूंगा कि जिस प्रकार मैंने एक MLA MP के लिए
कोर्ट है जहाँ उसकी सज़ा का सज़ा के लिए वहाँ आप जाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम इशू होता है तो ठीक उसी प्रकार ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी एक बेहतर माने अगर कानून बने जिसमें अगर उन दोषी पाए जाते हैं तो त्वरित कार्रवाई होने का चांसेस होना चाहिए। क्योंकि देखिए नेता मंत्री लोग 5 साल का होता है, लोग 60 साल के होते हैं। तो आज झारखंड की अगर दशा है तो मेरा मानना है कि उसमें नेताओं के बाद सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेट्स का है। और ये मैं काम नहीं, ये तो गांधी जी और सरदार पटेल भी मानते थे कि ब्यूरोक्रेट्स को हटा ही देना चाहिए भारत देश के जो सिस्टम है। वैसे भी अगर लॉजिकली बात करें, कलेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर? कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। कलेक्ट मतलब क्या? इकट्ठा करना। कलेक्ट द प्रॉब्लम। तो क्या इकट्ठा करते थे कलेक्टर? अगर हम बात हम करें तो कलेक्टर क्या इकट्ठा करते थे ना, कलेक्टर जो उस समय अंग्रेजों के कलेक्टर थे वो गांव-गांव जाकर जो किसानों का लैंड रेवेन्यू थे उसको इकट्ठा करते थे, लूटते थे। कलेक्ट नहीं, कलेक्ट को हम कहेंगे लूटना। तो उस वक्त को कलेक्टर बनाया गया था, वो व्यवस्था आज भी चल रही है, यानी लूटने की व्यवस्था आज भी है। अब आता है कमिश्नर। जिले में होता है हमारा कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ऊपर होता है कमिश्नर। अब कमिश्नर का मतलब क्या होता है? कमिश्नर आया कहाँ से शब्द ध्यान दीजिएगा, कमीशन से, यानी जो कलेक्टर का लूटा हुआ पैसा में फिर कमीशन ले उसे कहते हैं कमिश्नर। वही व्यवस्था चल रही है। तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल तो इसके खिलाफ थे। इसीलिए मेरा मानना है ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करना होगा। ब्यूरोक्रेट्स में या फिर जो लोग हैं उनको एक मापदंड में आना होगा, और नहीं तो फिर बहुत दुर्लभ स्थिति राज्य की होने वाली है। और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, बाकायदा जो अनुज कुमार सिन्हा जो बहुत बड़े संपादक हैं उन्होंने बाकायदा एक बुक ही अपना ब्यूरोक्रेट्स के बयानों पर छापा है। उस बुक्स के एक पन्ने कह रहे हैं कि क्या स्थिति झारखंड की होगी। अन्याय के खिलाफ हमेशा टाइगर जयराम जी खड़े रहते हैं, और न्याय दिलाने की बात है तो आप हमेशा लगातार कोशिश में हैं। पिछले 2 साल से लगातार लड़ाई कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका जो ये कहें कि सहारा इंडिया परिवार जो कहीं ना कहीं सारे जो झारखंड वासी के पैसा फंसा हुआ है, तो क्या जयराम जी उन सहारा वासियों के लिए दर्द बनकर? हाँ, इसके बाद जब भी हमारी जो सभाएं होंगी उस पर उस विषय का बखान होगा। बाकायदा हम लोग अपना जो केंद्र कमेटी की हमारी बैठक हुई थी उसमें हम लोग इस बात का चर्चा रखे भी थे कि उस चीज़ पर हम लोग कैसे राज्य स्तरीय व्यापक आंदोलन कैसे कर सकते हैं। चूँकि जाहिर सी बात है सहारा चूँकि राज्य से हटके विषय है, वो केंद्रीय विषय है, तो उस पर हम लोग कैसे आंदोलन कर सकते हैं इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और जल्दी एक निष्कर्ष के साथ हम लोग उनके आंदोलन में समर्थन या फिर कहिए योगदान देने के लिए हम लोग शरीक होंगे। आप जिस क्षेत्र लेकिन जयराम महतो का ये बात का डर तो होगा ना कि अगर सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी के पास है तो उससे कैसे हम टैकल करें? हाँ, उसके टैकल करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी, रोड मैप, प्लानिंग सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग हो रही है। और जस्ट 2 महीना पहले वो हमारी सभाओं के माध्यम से जब संबोधन होगा तो हमारे वक्ताओं के उद्घोष के साथ ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र से टकराने के लिए हमारे पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है या फिर हमारे पास क्या विषय है। तो अब हम कह सकते हैं कि जयराम महतो अब नेता बन गए, आंदोलनकारी या छात्र नहीं रहे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई बाप बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटा नहीं रहता है। पहला बात, कन्फ्यूज को आप लोग दूर करें। चलिए मान के चलिए अभी सी बात आप बाप बन गए हैं, तो क्या ये बेटा है कि नहीं? हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, ये बेटा है किसी के? बेटा आप आजीवन रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग नेता बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलनकारी नहीं रहेंगे। आंदोलन के साथ हम लोग नेतृत्व करेंगे। तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिस्थितियों ने हमें यहाँ तक लाया है। बाकी धनबाद का वो रणधीर वर्मा का चौक मुझे अभी भी याद आता है। 50 गो लड़का था, गिन चुन के डरा सहमा सब था कि कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है, पुतला दहन करेंगे तो क्या होगा, कहीं हम लोग को कहीं पकड़ ना ले पुलिस। तो 50 लड़कों की भीड़ के साथ हम लोग आगाज किए थे, आज करोड़ों तक पहुँचे। इस बात का हमने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। केसेस में टिकट की बात करें तो टाइगर जयराम महतो कैसे लोगों को टिकट देना चाहेंगे? क्या क्या क्राइटेरिया देखेंगे? देखिए, पढ़े लिखे को या फिर? देखिए, सबसे पहला बात तो युवा तो मैक्सिमम हमारी प्राथमिकता इसलिए रहेगी कि बुजुर्गों को आशीर्वाद देने का समय है, वे हमें आशीर्वाद देंगे और बाकायदा बुजुर्ग भी तैयार हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन क्राइटेरिया ये होगी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम तो ग्रेजुएशन हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वो ग्रेजुएट हो कम से कम। उसके बाद उसका जो स्वभाव हो वो मिलनसार हो, उसका स्वभाव हो ज़मीन से जुड़ा हो। क्योंकि झारखंड की पॉलिटिक्स आज भी आपको ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी जो थोड़ा सा अपने आप को मतलब मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो थोड़ा सा उनसे अलग हैं। वो तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे जब डाउन टू अर्थ रहेंगे। तो डाउन टू अर्थ हमारा उनका कैरेक्टर हो, और उसके बाद निडरता होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो जैसे ही आप जाएंगे तो आंदोलन के लिए जब आप सामने जाएंगे, किसी धरने को संबोधन करने जाएंगे, तो आपके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां, महारत्न मिनीरत्न कंपनियों के GM CMDO से आपकी मुकाबला होगा।
तो ऐसे लोगों के सामने आपको निडरता के साथ शहीद शक्तिनाथ महतो निर्मल दा की तरफ पेश आना होगा, क्योंकि जनता उसी रूप को पुनः झारखंड में देखना चाहती है, इस लुटते हुए झारखंड में उसी रूप को देखना चाहती है। अच्छा, दूसरे पार्टी के लोग जो जेबी केसेस में जुड़ रहे हैं वो इस्तीफा दे के आ रहे हैं या फिर ऐसे ही है? नहीं, देखिए इस्तीफा दे के ही आना होगा, नहीं तो फिर उनका जो आना बेकार ही होगा, तो इस्तीफा देकर आ रहे हैं। दादा एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे, निर्मल दा हो, शक्ति दा हो या विनोद बिहारी महतो, जिन्होंने झारखंड को एक मजबूत और एक नहीं दिला पाए, तो उनके जो सामंजस्य है तीनों का, वो रोल कहीं ना कहीं टाइगर जयराम में दिख रहा है। तो किन कमियों को, जो या शक्तिनाथ हो, निर्मल दा हो या विनोद बिहारी की, किन कमियों को आप सुधारते हुए आप आगे बढ़ेंगे? देखिए उसके लिए उनके योग्य जो साथी हैं उनसे बैठना होगा। हम लोग लगातार बैठते हैं, ऐसा बात नहीं है। आज भी परम आदरणीय विनोद बिहारी महतो अब बेशक हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी विचारधारा तो गांव-गांव तक है। तो उस समय उनके कौन साथी थे? आज धनबाद बोकारो में पर्याप्त मात्रा में उनके साथी आज भी हैं जो जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम लोग उनसे माने क्या त्रुटियां रहीं, क्योंकि स्वाभाविक बात है, जिस पार्टी की स्थापना पितामह ने की थी, आज उसमें कहीं ना कहीं उनका तस्वीर तक नहीं है, उसका नाम, उनके नाम तक का जिक्र नहीं है। तो कुछ कमियां कहाँ रही, क्या त्रुटियां रही, तो हम लोग इतिहास की पुनरावृत्ति को ना दोहराई जाए, उन गलतियों से हम लोग सबक कैसे लेंगे। तो उन्हीं के जो बैचमेट है उनसे हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि बाबू से आखिर कहाँ क्या इशू हुआ था कि आज उनका लोग मैंने उसी पार्टी को जिसको उन्होंने जन्म दिया है, आज कहीं ना कहीं उनका स्थान तक नहीं मिल पाता है, जो कि काफ़ी खेद का विषय है। जयराम महतो हमेशा महिलाओं की बात करती है, जो आंदोलन 2 साल से हुआ, हमें महिलाओं का यहाँ भूमिका, तो आपका जो टिकट का कितना भूमिका होगी, महिलाओं को क्या जगह मिलेगा? निश्चय जगह मिलेगा, क्योंकि आधी आबादी को आप दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी चूक होगी, आपकी भूल होगी। देखिए परसेंटेज की नहीं, अभी चूंकि आप भी जानते हैं कि झारखंड की जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, थोड़ा सा मैंने संकुचित स्वभाव की हैं, संकोच करती हैं। उनके चूँकि आसपास का जो वातावरण है उनमें पुरुषों की संख्या जब ज़्यादा रहती है, उसके बाद थोड़ा सा परहेज और संकुचन टाइप का उनका स्वभाव है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे ये आंदोलन और इस पॉलिटिक्स की नई विचारधारा का सृजन होगा, उदय होगा, ये गतिशीलता के साथ आगे बढ़ेगी, तो उनका व्यवहार में भी, पॉलिटिकल व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो मैक्सिमम संख्या तक भी पहुंचेंगे। दादा अभी सारठ के लोग आपसे मिलने आए, वहाँ पर एक मामला था कि सारठ के विधायक बहुत ज़्यादा मीडिया में आके कुछ बोल रहे थे, बौखलाहट ज़्यादा दिख रही थी। आप सारठ के लोगों से आके मिले, क्या कुछ उनका लिए कुछ? देखिए ये तो मेरे लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि एक विधायक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके मुखारबिंद से मेरी आलोचनाएं सुनने को मिली। तो वो आलोचना नहीं है, वो मेरी उपलब्धि है। तो इसके लिए मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और निश्चय ही महोदय के सवाल का उत्तर मैं अपने गृह क्षेत्र में क्यों दूं, ये तो मेरा गढ़ है, ये मेरा घर है, मेरा अंदाज कुछ अलग ही होता है। हम जवाब उनको सारठ में घुस के देंगे। क्या चुनौती स्वीकार है? हम रिपीट करना चाहेंगे कि वह धनुष से क्या जिसकी प्रतीक्षा में ठनकार ना हो, वह घुंघरू क्या जिसमें झनकार ना हो, और वह कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, और वह चुनौती ही क्या कहिएगा रणधीर सिंह से जो 2024 में स्वीकार ना हो। अच्छा, जेबी केसेस एक नई पार्टी है, नई योजना, नई जोश के साथ उतरेगी चुनाव में और लोगों के पास जाएगी, तो किन किन मुद्दों पर बात करेगी और दूसरे पार्टी की किन किन कमियों को दिखाएगी और वोट किस प्रकार से मांगेगी? देखिए उसके लिए आपको मेरा कम से कम 3-4 घंटे का इंटरव्यू लेना होगा। अच्छा ये बताइए, बूथ लेवल वाला काम कंप्लीट हुआ? जी बहुत सारे प्रखंड में और बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल का काम कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग धीरे धीरे निश्चय ही बहुत जल्द मैक्सिमम जिलों तक पहुँच जाएंगे। आपके बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका ग्रेडी लगभग कंफर्म हो गया है, सही बात है? देखिए कार्यकर्ता इसलिए आस लगा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं क्योंकि गिरिडीह हमारा होम है, हमारा घर है गिरिडीह लोकसभा। तो स्वाभाविक है, हर कोई यही उम्मीद करता है कि जो घर है वहाँ से आगाज होगा, और बाकी जैसा जनता की राय शुमारी होगी उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। गिरिडीह लोकसभा में लगातार बीजेपी का ही मतलब सांसद रहा है कई सालों से, तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी वालों के इस बार, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहिए, उनके सांसद को गिरिडीह लोकसभा बाकायदा पूरा झारखंड जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ से, और उनके सांसद को ये नहीं मालूम कि पारसनाथ पहाड़ है किनका। तो फिर वैसे लोगों को यहाँ से नेतृत्व करने का अवसर देना कहीं ना कहीं जनता की भारी भूल होगी। दादा एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे आपके जन्म दिवस पर। एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि जयराम कुमार महतो का सफ़र टाइगर जयराम महतो के बनने की कहानी थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये टाइगर तक का सफ़र तो मेरा पैदाइशी है,
टाइगर नाम मिला हमको उछल कूद के कारण। आप अभी भी देखते हैं कि नहीं, 4 गो गाड़ी खड़ा करके उछल कूद कर देते हैं, छत के ऊपर से कूद जाते हैं। तो ये मेरा स्वभाव रहा है। देखिए, इसको लोग नेगेटिव ना ले। अच्छा, एक बात बताइए, माननीय सुदेश जी अगर अपने आप को फिट करने के लिए सुबह फुटबॉल खेलते हैं तो कोई गुनाह करते हैं? नहीं करते हैं, मेरी भी नज़र में नहीं करते हैं। उनकी हॉबी है, खेले। अगर माननीय नरेंद्र मोदी अगर सुबह जिम करते हैं या फिर वॉक करते हैं, योगा करते हैं अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, तो कोई गुनाह थोड़ी करते। करे, मैं भी इसकी कोई आलोचना नहीं कर। अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अगर सुबह उठ के कसरत करते हैं तो कोई आपत्ति थोड़ी करते, करें। तो ठीक उसी प्रकार कसरत हमारे ट्रोलर अगर उस प्रकार से ट्रोल करते हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा, मेरे स्वभाव में ही है कि जो भी आप नाला नदी में रहे हैं, अभी भी अगर आप सर्वे कीजिएगा तो जितना परास का गजाड़ होगा वहाँ कहीं ना कहीं मेरा गमछी मिलेगा, साबुन मिलेगा, तेल का शीशी मिलेगा। तो इससे मेरा संबंध रहा है। ये तो लोग तो जमीन में छलांग लगा देते हैं, हम जोरिया को इस पार से उस पार डिंग जाते थे, जिसकी लगभग 12 फीट 14 फीट के आसपास उसकी मतलब लंबाई होती थी। अगर वो टाइगर आज कहीं ना कहीं देखेंगे, जहाँ पे हो जाता, कहीं पे भी आप जाते हैं अधिकारियों पदाधिकारियों। देखिए, बात बताइए, अगर हम बसलाहट नहीं हुई तो टाइगर नाम हमें क्यों दिया गया है? जिसने भी दिया होगा तो समझ के दिया होगा, या फिर हो सके उस व्यक्ति ने भविष्य देखने मैंने भविष्य का अनुमान लगाया होगा, या फिर वो भविष्य का ज्ञानी होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा। जिसने मेरा नाम टाइगर रखा है वो कहीं ना कहीं बहुत दूरदर्शी सोच का व्यक्ति होगा। उसको पता था कि बंदे का नाम अगर टाइगर होगा, उसकी जहाँ एंट्री होगी, जहाँ हमारी एंट्री होगी वहाँ अच्छे लोगों का वक्त लगने वाला है। टाइगर का कौन रखे इनका नाम? देखिए, हमको भी आभास नहीं, सच बोल रहे हैं। लोग टाइगर बुलाते थे, हो सके मतलब मुझे ये बात याद है कि क्रिकेट के मैदान में जब हम डाइव लगाकर कैच पकड़ते तो मेरा ये कट जाता था, यहाँ कट जाता था। एक बार तो रोड में मतलब बॉल गई तो रोड से उड़ के ऐसे करके बॉल को ग्राउंड में वापस ले आए थे। तो उसमें कौन रखा, किसने नाम रखा, ये आइडिया नहीं है। लेकिन ये किस्सा, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहते हैं कि 2024 आने दो, टाइगर चूहा बन जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है देखा जाएगा। अच्छा भी एक पहला बात ये कहेंगे कि अगर कोई आपको किसी नाम से अगर नवाजता है तो इसका मतलब इसमें गुण होता है। हिटलर ने एक लाइन कहा था, भले वो बुरे इंसान लोग मानते हैं कि हर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, सीख या। चाणक्य ने भी एक बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा था, अगर मुझे शायद पूरा याद नहीं, कि एक सिंह से एक वकन से अरु मुर्गा ते चारी काक पचसठ स्वान ते गरदब दे कुनतारी। यानी सब में कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ होती हैं। शेर से कुछ सीखिए, बगुले से एक गुण ये सीखिए कि वो ध्यान को केंद्रित रखता है। तो चूहा अगर कोई बोल रहा है तो बुरा क्या है? चूहा से गुण सीखना चाहिए। सबसे छोटा आदमी है लेकिन काटने में सबसे तेज होता है। अच्छा, लास्ट सवाल बोल के ख़त्म करना चाहते हैं। 14 लोकसभा सीट में 11 लोकसभा देखा जाए तो 11 लोकसभा सीट भाजपा का है। टाइगर जयराम मतलब 2024 में कितनी सीट आने की संभावना है? देखिए, ये संभावना, चूँकि हम लोग ना फेंकने में एक्सपर्ट हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग अगर जितनी भी सीटें आएंगी वो हम लोग के लिए विजय होगी, वो हम लोग के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, टाइगर जयराम मतलब फिलोसफर हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्च करते हैं। इन दिनों किन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं? पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे कर रहे हैं या फिर अपने जो टॉपिक चुने उस पे कर रहे हैं? देखिए, टॉपिक पे भी उतना अवसर नहीं मिल पा रहा है। उससे लगातार हमारी जो गाइड मैडम है उनसे बात होती है और वो कोऑपरेट कर रही है, वो हेल्प कर रही हैं। बाकी 2-3 साथी हमारे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी हमसे थोड़ा सा हमारे जो रिसर्च है उस पर हमारा हेल्प कर रहे हैं। हम फिलहाल अभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर ही रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस राज्य को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हम लोग सीरियस ले चुके हैं और हम लोग नहीं चाहेंगे कि ओल्ड पॉलिटिक्स को दोहराया जाए, उसी पुनरावृत्ति को दोहराया जाए। करनी धरनी कुछ नहीं, क्योंकि आइडियाज़ नहीं उनके पास। तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। विशेषकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के डेट में, आप ही जानते हैं, रोजगार कैसे मैक्सिमम हो सकता है, उस पर हम लोग चिंतन मंथन गहन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग बेहतर करेंगे। मतलब उम्मीद करें 24 बिल्कुल बेहतर करेंगे। इसलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, गिरिडीह लोकसभा में अभी तक यहाँ के मूल निवासी सांसद नहीं बन पाए हैं। क्या लगता है इस बार मूल निवासी बन पाएंगे? देखिए, अब मतलब गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत अंदर, हाँ, देखिए, मुझे लगता है शायद एक बार कोई तो बना हुआ इतिहास में, ऐसा तो नहीं गिरिडीह लोकसभा में जानकारी कोई बना होगा। जहाँ तक हम रविंद्र पांडे नहीं है, नहीं बनाने वाले। खैर, रविंद्र पांडे तो इस राज्य के ही नहीं है। रविंद्र पांडे भी नहीं थे, टेकलाल महतो भी नहीं थे। हाँ, वो मांडू से आते थे, विनोद बाबू भी मतलब टुंडी से आते थे। मतलब अच्छा, मैंने आपके कहने का तात्पर्य है कि गिरिडीह में उनका वोटर, हाँ, मैंने गिरिडीह में वो स्वयं को वोट, मैंने उनका निवास होना, हाँ, इसे 6 विधानसभाओं में उनका गाँव होना। अच्छा, ये आपकी बात। तो देखिए,
हाँ, एक सरफराज अहमद करके थे, शायद उनका, खैर वो तो अलग विषय है, लेकिन आपका सवाल का जहाँ तक उत्तर है कि मतलब आपके कहने का सीधा तात्पर्य है कि जयराम महतो यहाँ से जीतेगा कि नहीं। ठीक है, घुमा के मत पूछा जाए। तो देखिए, ये तो आप तय कीजिएगा, जनता तय करेगी, और मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ है, हम लोग बेहतर रिजल्ट करेंगे। दादा, ऊपर घाट से हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, हम भी ऊपर घाट से आए हुए हैं। तो आप गिरिडीह लोकसभा के अगर आप सांसद बनते हैं तो ऊपर घाट के विकास का रोड मैप आपका क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है ऊपर घाट कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र है जो नावाडी प्रखंड से काफ़ी विमुख है। नावाडी प्रखंड में होने के बावजूद भी वहाँ कुछ सुख सुविधाएं नहीं हो पाती, इसीलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ 9 पंचायतों के माने बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आज भी वो ग्रामीण, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र, जंगल के क्षेत्र में होने के कारण थोड़ी सी शैक्षणिक व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। अतः एक बेहतर विद्यालय की स्थापना की जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग जब नावाडी तक आते हैं या फिर बेरमो की ओर जब स्वास्थ्य के लिए बने जाते हैं, भागम भंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, समय का भी नुकसान होता है, तो एक बेहतर अस्पताल की उनके व्यवस्था हो। और उसके बाद जहाँ तक सवाल है कि रोज़गार तो खैर उस क्षेत्र में कोलियरी बेल्ट होने के कारण थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लेकिन अगर कुछ त्रुटियाँ रहेंगी और कमी रहेंगी तो उस क्षेत्र में जो माने ऐसी ज़मीनें को हम चिन्हित करेंगे जहाँ कृषि की योग्य नहीं रही हो, क्योंकि कृषि योग्य भूमि को हम लोग किसी प्रकार में डैमेज नहीं करेंगे। तो लोगों की रजामंदी के हिसाब से हम लोग अगर लीज भी करेंगे तो बाकायदा एग्रीमेंट हम लोग का बहुत सुंदर होगा, स्पष्ट होगा, 30-31 साल का ही लीज होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि उसमें ये प्राथमिकता होगी कि जिनका, जैसे कि मान के चले भाई टाटा का स्थापना टाटा ने किया था, उनके पूर्वज ने किया था, जो भी थे, आज भी उसका मालिक कौन है? उसी के वंशज के लोग हैं। तो जो ज़मीन देगा निश्चय ही उसका एक गाइडलाइन होगा कि जब तक वहाँ कार्य रहेगा, जब तक वहाँ इमारत रहेगी, उसका जो शेयर रहेगा या फिर जो उसका नियोजन रहेगा उस परिवार को हमेशा रहेगा जिस परिवार को ज़मीन लिया जाएगा।